आप समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये कूलम्ब का नियम जो है, दो आवेशों के बीच में बल का परिमाण निकाल करके देता है और दिशा निकाल करके देता है। तो कूलम्ब का नियम क्यों पढ़ते हैं, तो दो बिंदुवत आवेशों के बीच में बल निकालने के लिए इसको पढ़ा जाता है। यह नियम सबसे पहले 1784 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब, इनका पूरा नाम है कूलम्ब साहब का चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब ने प्रकाशित किया था। किसी किसी बुक में इसको 1785 भी लिखा हुआ मिल सकता है। 1784 में प्रकाशित किए थे, ठीक है, और ये 1785 से आ गया था अस्तित्व में, इनका वेरिफिकेशन हो गया था। तो इनका स्टेटमेंट क्या है, ये कह क्या रहा है, ठीक है, देखिए इनका स्टेटमेंट यहाँ पहले से लिख दिए हैं ताकि समय कम लगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती एवं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर तीन बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जब भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे कूलम्ब का, तीन बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, कितने आवेश होंगे, तो दो आवेश होंगे। कैसे आवेश होंगे, तो स्थिर में आवेश होंगे, और आवेश का आकार क्या होगा, तो बिंदुवत आकार होगा। तो दो स्थिर, ध्यान दीजिएगा, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके मतलब आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं एकदम, यहाँ पर लाइन बाय लाइन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा। कैसे, यहाँ पर तीन चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीज छोड़ देंगे स्टेटमेंट में, आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए हम मान लेते हैं आवेश को अपने मर्जी से। माना कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है रेस्ट में है। तो कूलम्ब के नियम से इनके बीच लगने वाला कौन सा बल, तो विद्युत बल। यहाँ पर मान लीजिए कि A बिंदु पर Q1 आवेश और B बिंदु पर Q2 आवेश है। अब ये आवेश दो प्रकृति का होता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो हम ऑल पॉसिबिलिटी लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। तो प्लस माइनस Q1 लिख दिए, यहाँ पर प्लस माइनस Q2 लिख दिए। अब देखिएगा पहला स्टेटमेंट कर रहा है, इनके बीच लगने वाला बल, देखिए परिमाणों के गुणनफल, परिमाण मतलब यहाँ पर जो Q1 आवेश है यहाँ पर है आपका, तो Q1 का परिमाण और यहाँ पर Q2 का परिमाण मोड में ले लीजिए कि धनात्मक आ जाएगा, तो परिमाण का मतलब भी होता है धनात्मक। अब यहाँ पर F समानुपाती Q1 Q2 हो गया, ये प्लस माइनस हट गया, प्लस में आ गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। दूसरी लाइन से बोल रहा है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो इनके बीच क्या दूरी है r, तो F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, तो 1/r²। इसको माने समीकरण 1, इसको माने समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को हम क्या कर दे रहे हैं, कंबाइन कर दे रहे हैं। इसका आप लोग नोट्स बना सकते हैं। आपसे ये कह रहे हैं कि आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठिए और इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, यहाँ पर कंबाइन कर देंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को, तो Q1 Q2 बाई r² हो जाएगा। और यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई एक नियतांक आता है। तो F इक्वल टू यहाँ से K Q1 Q2 बाई r², ठीक है। ये हो गया कूलम्ब का बल। यहाँ लिख देंगे
जहां के बराबर एक समानुपाती नियतांक है जिसे कूलॉम का नियतांक कहते हैं, जिसे कूलॉम नियतांक कहते हैं। ये कूलॉम नियतांक हो गया, ठीक। अब इसका वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट करता है वही इसका वैल्यू देता है। जैसे यहाँ पर कूलॉम साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इसको एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकाल करके दिए थे k इक्वल्स टू 1/4πε0, और इसका न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करके आया है 9 × 10⁹, और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई Q/Q2। यहाँ पर कूलम का पावर -2 पर कूलम स्क्वायर इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है ε0, इसको भी जान लेते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं। ε0, ठीक। इसको कहते क्या है, इसको कहते क्या है, इसको कॉल्ड निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, और इसका वैल्यू निकल करके आता है ε0 बराबर, अगर कांस्टेंट है इसको मान लेना है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, 8.854 × 10⁻⁻12, और यहाँ पर k है और यहाँ पर इप्सिलॉन नीचे में है। k और इप्सिलॉन दोनों क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है, तो इसका जो k का यूनिट हो जाएगा उसके उल्टा यूनिट हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट का, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इप्सिलॉन नॉट का एक और भी यूनिट होता है फैराड पर मीटर, दोनों इप्सिलॉन का फैराड पर मीटर भी होता है, और ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, तो दोनों यूनिट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि k के जगह पर इसका वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर k के जगह पर इसका वैल्यू रखेंगे तो f इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4πε0 × Q1 Q2 r²। और ये जो बल निकल करके आया है ये निर्वात के लिए है, क्योंकि ε0 जो है निर्वात की परावैद्युतशीलता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा बल ये निर्वात का, इसको मान लेंगे समीकरण 1, और यहाँ पर लिख देंगे निर्वात या हवा के लिए, ये निर्वात या हवा के लिए कूलम का बल आ गया, आप समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये कूलम का जो बल है अलग अलग माध्यम पर इसका वैल्यू क्या होता है, बदलते जाता है, तो उस माध्यम में थोड़ा सा इसको हम देख लें कि क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, और उस माध्यम का कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, या उसको बोलते हैं आपेक्षिक परावैद्युतशीलता, वो भी देख लेते हैं जरा यहाँ पर। अब यहाँ लेते हैं किसी माध्यम में, किसी माध्यम में कूलम का बल जो हो जाएगा F बराबर 1/4πε Q1 Q2 r²। वही आवेश है, वही दूरी है, जब ये निर्वात में रखा था, अब इसको एक माध्यम में लेकर के रख दिए हैं, इसको मान लेंगे समीकरण 2। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन जो है इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, यहाँ पर निर्वात में एप्सिलॉन 0 है और यहाँ पर किसी माध्यम में केवल एप्सिलॉन है, इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, ये माध्यम की विद्युतशीलता हो गया, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं, टर्म आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक। ये बहुत ही आसान है, आपेक्षिक विद्युतशीलता।
तो हर माध्यम के लिए अलग अलग आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है। आपेक्षिक का मतलब होता है एक दूसरे के सापेक्ष। अब यहाँ पर हम सापेक्ष में लेंगे इसको निर्वात। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का हम लोग विद्युतशीलता निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे 11th पढ़ते रिलेटिव वेलोसिटी, किसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर निर्वात के रिस्पेक्ट में विद्युतशीलता निकालना है किसी माध्यम की। यहाँ हो जाएगा किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। आसान है। किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। और आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम लोग एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। आर मतलब रिलेटिव, एप्सिलॉन मतलब विद्युतशीलता हो गया यहाँ पर, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन है, ठीक। अब यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता क्या है? कहाँ गया? निर्वात की विद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन नॉट। तो भाई हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये हो गया आपका निर्वात आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक हीन, क्योंकि अनुपात है, मात्रक हीन एवं ध्यान दीजिएगा इसको, विमाहीन राशि है। यहाँ पे एप्सिलॉन आर जो है मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है, क्योंकि दोनों का ये अनुपात है। लेकिन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो मात्रकहीन और विमाहीन नहीं है, इसका मात्रक है और इसका मात्रक है तो विमा भी होगा। इसको हम लोग देखेंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन आर का मात्रक और बीमा नहीं होता है, जबकि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो का मात्रक भी होता है और बीमा भी होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक ना। अब यहाँ से इसको कुछ मान लेते हैं, चलो अब यहाँ पर लिख देते हैं। ये लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं, चलिए लिख लिए तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर से लिख देंगे एप्सिलॉन का मान, एप्सिलॉन का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब एप्सिलॉन का मान कहाँ है? देखिए एप्सिलॉन का मान यहाँ पर है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर है, और यहाँ पर समीकरण 2 है, तो इस एप्सिलॉन के जगह पर क्या करना है? एप्सिलॉन का मान रख देना है, एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। तो कुछ ऐसा दिखेगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक। इसको मान लेंगे समीकरण 3, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब क्या करते हैं कि एप्सिलॉन, यहाँ पर जो है इसको वैक्यूम ऐसे लिख दीजिएगा, वैक्यूम माने निर्वात हो गया, और यहाँ पर किसी माध्यम है तो इसको क्या लिख दीजिएगा? मीडियम, ताकि आपको पता चल जाए अंतर क्या क्या है। ये हो जाएगा एफ मीडियम, ये हो जाएगा एफ वैक्यूम। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, क्या लिख देंगे? समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रखिए एफ मीडियम बराबर, अब ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर समीकरण 1 है।
1 बटा में 4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर किसके बराबर है, एफ वैक्यूम के बराबर है। यहाँ पर जो डॉटेड से घेरे हुए हैं इसको लिख सकते हैं एफ वैक्यूम। वैक्यूम मतलब हो जाएगा आपका निर्वात, ठीक है। अब निर्वात हो गया, नीचे में क्या बच गया है यहाँ पर, सर यहाँ पे एप्सिलॉन आर रहेगा, नीचे में क्या बच गया यहाँ पर एप्सिलॉन आर बच गया है। अब यहाँ से एप्सिलॉन आर बराबर भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा एफ वैक्यूम यानी निर्वात बटा में एफ हो जाएगा आपका मीडियम यानी माध्यम हो गया। यहाँ पर एफ निर्वात यानी निर्वात में बल बटा में किसी माध्यम में बल का अनुपात एप्सिलॉन आर के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से आप दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आपेक्षिक परावैद्युतशीलता का दूसरा परिभाषा ऐसे आ जाएगा कि निर्वात में विद्युत बल एवं किसी माध्यम में विद्युत बल के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट से आपको दिख रहा होगा कि जो बल है किसी माध्यम में वो एप्सिलॉन आर के क्या है, उल्टा है, यानी एफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एप्सिलॉन आर है। जितना ही ज्यादा एप्सिलॉन आर का मान होगा यानी जितना ही ज्यादा माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतशीलता होगा उतना ही कम क्या होगा, कूलम्ब का बल होगा यानी विद्युत का बल होगा। तो किसी माध्यम में कूलम्ब का बल या विद्युत बल क्या होता है, घटते जाता है, क्योंकि आपेक्षिक परावैद्युतशीलता का मान 1 से हमेशा अधिक होता है, ठीक है ना। यहाँ से परिभाषा आपका यहाँ से आ गया। तो किसी माध्यम में आपको कूलम्ब का बल देना होगा, किसी माध्यम में कूलम्ब का बल देना होगा तो आपका ये बल हो गया कूलम्ब का और ये हो गया, ठीक है। और निर्वात में देना होगा तो एप्सिलॉन 0 वहां पर रख दीजिएगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं एप्सिलॉन आर का मान होता कितना है, एप्सिलॉन आर का मान होता कितना है, इसको भी देख लीजिए। देखिए एप्सिलॉन आर यहाँ पर निर्वात के लिए ये होता है 1.000 और यहाँ पे एप्सिलॉन आर जो होता है हवा के लिए 1.0005 होता है लगभग। एप्सिलॉन आर जो होता है कांच के लिए 4 से 7 के बीच होता है, लगभग इसको 7 ले लेते हैं। एप्सिलॉन आर जो होता है पानी के लिए ये 80.4 होता है, इसको लगभग वो 80 लेते हैं या कभी कभी इसको 81 भी कोई कोई यूज कर लेता है, ठीक है। अब एप्सिलॉन आर किसी धातु के लिए पदार्थ के लिए इसका मान जो होता है अनंत होता है। ये कुछ रहा आपका एप्सिलॉन आर का, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है इसको तो आप बेहिचक डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि नहीं मेरे काम का ये वीडियो है, आ रहा है इस पर, तो चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इस मेरा कमर्शियल चैनल नहीं है, इससे हमको कोई अर्निंग नहीं होने वाला है। बस ये है कि ये देखने से पता चल जाता है कि आगे और भी वीडियो बनाना है कि अब नहीं बनाना है, थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, कुछ कर रहे हैं तो लोग लाइक कर रहे हैं, नहीं ठीक दिशा में जा रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ। तो जरूर कर दीजिएगा इसको। अब देख लेते हैं के का और एप्सिलॉन आर का मात्रक, यहाँ लिखेंगे के का मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा। तो किसी भी चीज का मात्रक लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उस फार्मूला को ढूंढते हैं जिसमें वो राशि रहता है। तो यहाँ पर जो के है कूलम्ब के नियम में आया है, तो के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, तो के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से के Q1 Q2 बटा में हो जाए बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, Q1 Q2 यहाँ से आ जाएगा तो बाई हो जाएगा क्या, Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। अब इसका मात्रक लिखना है, तो के का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर बल है
तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, यहाँ पर आर स्क्वायर मैंने दूरी का स्क्वायर तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। बटा में यहाँ पर Q1 Q2 आवेश है ना, तो आवेश का मात्रक कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है, के का बीमा लिखना है, के का बीमा। तो के का बीमा कैसे लिखेंगे, आसान है लिखना, जब मात्रक पता चल गया तो बीमा लिख ही सकते हैं। यहाँ पर एन न्यूटन है यानी बल है ना, बल का बीमा क्या होता है याद होगा आप लोगों को, mL/t - 2 होता है मीटर स्क्वायर यानी लेंथ है ना, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, सी के पावर -2 यानी कूलम है ये, कूलम का बीमा होता है AT जो कि हम फर्स्ट क्लास में आपको बता चुके हैं। और इसका जो पावर रहेगा पावर लिख देंगे, पावर है -2। m यहाँ पर बेचारा अकेले है, m हो गया, l यहाँ पर है और यहाँ पर l स्क्वायर है, तो इसको एक साथ करेंगे तो हो जाएगा, पावर को ऐड करिए तो mL3 हो जाएगा। यहाँ पर अभी t की पावर -2 है, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा a की पावर -2 और यहाँ पर हो जाएगा t की पावर -2। यहाँ से फाइनल हो जाएगा आपका आंसर L3 t की पावर -2 और -2 यहाँ पर -4 हो जाएगा और यहाँ पर a का पावर -2 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका के का बीमा। अब यहाँ पर जान लेते हैं जल्दी से इप्सिलन नट का मात्रक, इप्सिलन नट का मात्रक क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, तो k और एप्सिलॉन 0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती है तो जो k का मात्रक होगा उसके उल्टा हो जाएगा क्या, एप्सिलॉन 0 का मात्रक। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक जो हो जाएगा k के उल्टा, k कहाँ है यहाँ पर है, तो यहाँ पर c की पावर -2 है तो उसका उल्टा करिएगा तो c की पावर +2, n के पावर -1 और m के पावर -2, ठीक है। और ये फैराड पर मीटर भी इसका मात्रक एक होता है, इसको भी याद रखेंगे। अब यहाँ पे एप्सिलॉन 0 का बीमा, एप्सिलॉन 0 का बीमा ये 2020 बिहार बोर्ड में पूछ चुका है क्वेश्चन, यहाँ से 2020 में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि एप्सिलॉन 0 का मान कितना होगा और इसका बीमा कितना होगा। तो जो k का बीमा होगा उसके उल्टा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 का बीमा हो जाएगा। तो k का बीमा यहाँ देख लीजिए, m के पावर 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, m के पावर -1, l के पावर 3 है तो l के पावर -3, t के पावर यहाँ पर -4 है तो यहाँ पर t के पावर +4 हो जाएगा, a के पावर -2 है तो यहाँ पे a के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इतना इसका बीमा निकल जाएगा। एक बात और बताना था आपको, k बराबर जो आपका है ये k जो इसका मान होता है ना ये वेरिएबल होता है, ये बदलने वाला था और ये माध्यम पर निर्भर करता है। k का मान जो होता है माध्यम पर निर्भर करता है। जैसा कि देख लीजिए यहाँ पर ना, यहाँ पर आपका k का मान 1/4 पे एप्सिलॉन 0 लिखेंगे जब आपका निर्वात रहेगा तब, जब माध्यम रहेगा तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r करेंगे। एप्सिलॉन r क्या है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है, ठीक। और एक बात बता दें आपको, इस एप्सिलॉन r को लोग k भी कहते थे पहले के जमाने में, देख लीजिए इसको बोलते हैं आपेक्षिक परावैद्युतशीलता, इसको परावैद्युतशीलता भी कहते हैं, परावैद्युतशीलता। परावैद्युतशीलता का इंग्लिश होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये पहले के जमाने में कहा जाता था एप्सिलॉन r को k या परावैद्युतशीलता। अब जो है मानक प्रणाली जो है इस परावैद्युतशीलता को हटा दिया, इसके जगह पर क्या है आपेक्षिक विद्युतशीलता है, डाइलेक्ट्रिक अब नहीं कहते हैं। अभी पुराने किताब में जो है उसमें आपको ये मिल जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन अब इसको हटा